नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा एवं संस्कृति की आवाज़ आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। और प्रोफेसर जेपी पचौरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और अभी एडवाइज़र हैं SGRR के। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। थैंक यू वेरी जी मच। सर, आज संगोष्ठी के बहाने बहुत सारी बातें हुई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सर, सोसाइटी जिस तरह से बदल चुकी है पिछली 20-25 सालों में, बहुत तेज़ी से बदली है। आज डिजिटल युग है, तो क्या समाजशास्त्रियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि डिजिटल सोशियोलॉजी जैसा कोई टर्म अब आए और हम समझ पाएँ कि 2026 में किस तरह का समाज हो चुका है और किस तरह की चुनौतियाँ अब समाजशास्त्रियों के लिए हैं? देखिए, मेरा अपना जो 45 साल पढ़ाया मैंने और लगभग सर, बहुत अपने लंबे। बारे में थोड़ा-सा बताते हुए भी ओके। चलें। नहीं, कहाँ आप जन्मे, कहाँ के नहीं, आप हैं? मेरी पैदाइश मेरी अलीगढ़ की है अच्छा। और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट डिवीज़न में 1977 में। ओके। और उसी साल मुझे जॉब मिल गया और बस मैं पहाड़ का पहले मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था केके जैन डिग्री कॉलेज खतौली में, लेकिन वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरा गढ़वाल में अपॉइंटमेंट हो गया, तो गढ़वाल में ही मैं करीब 40 वर्ष रहा। अच्छा। तो श्रीनगर श्रीनगर गढ़वाल गढ़वाल यूनिवर्सिटी में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल में मैं 40 साल रहा ओह! और बहुत सारे उसमें रहा मैं। डीन 3-4 बार रहा, डीएसडब्ल्यू भी रहा, नैक कोऑर्डिनेटर भी रहा, हुँ। प्रोक्टर भी रहा। सब कुछ जो एडिशनल है, जिसको कुछ नहीं होता है वो सब काम थोप देते थे, हुँ। तो वो सब काम किए। और 2-3 डिपार्टमेंट मैंने एस्टेब्लिश किए। मास कम्युनिकेशन का भी मैंने एस्टेब्लिश किया वहाँ, अच्छा। योगा का एस्टेब्लिश किया, फिजिकल एजुकेशन का एस्टेब्लिश किया, सोशल वर्क मैंने स्टार्ट किया। ओह! और जो सेल्फ फाइनेंस में मैंने शुरू किया था सोशल वर्क, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बनी हुँ। तो वो डिपार्टमेंट को मैंने अपने पीरियड में ही उसको जो है फिर कन्वर्ट करा दिया हुँ। और पोस्टें भी सेंक्शन की। और आज जो है वहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट में सोशल वर्क में भी टीचर्स हैं, सोशोलॉजी में भी हैं, और हमारा फिजिकल एजुकेशन भी बिल्कुल पोस्टें पूरी आ गई, भर गई वहाँ पर, और योगा और उसमें भी पूरी आ गई। हुँ। और वहाँ में फिर रिटायरमेंट के बाद फिर मैं अपना स्पर्श वाले यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहा। और वही यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैं स्वीडन भी गया। लिनियस यूनिवर्सिटी से मेरा एमओयू था और 3 साल में 1-1, 2-2 महीने के लिए वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर रहा। हुँ। मेरा वहीं से और वह एक्सचेंज प्रोग्राम था। उनके स्टूडेंट हमारे यहाँ आए, उनके फैकल्टी हमारे यहाँ आती और हमारी फैकल्टी भी वहाँ गई। और मज़ेदार बात यह है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से पैसा नहीं लेते थे, हुँ। हम उन्हीं से पैसा लेते थे और वो हमारा सब कुछ। दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। जी। और बाद में उनके स्टूडेंट, उनके फैकल्टी 3 साल तक लगातार विश्वविद्यालय में आते रहे। तो ये सब चीज़ें विश्वविद्यालय में रहते हुए की। और नेक से मेरा जुड़ाव रहा। नेक में मैंने, जैसे आपने बताया कि 140 विजिट मैंने की हैं 2004 से लेकर के लगातार पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह, और उसका एक लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ भी आप जाते हैं देखिए उससे बहुत कुछ सीखते हैं और वो सीखने का मौका मिलता है। मेरा ये भी मानना है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, हम सभी लोग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। और लर्निंग में ये है कि आपसे ज़्यादा जानने वाले लोग बहुत हैं, आप केवल उसको सीखिए, जानिए और अपने अंदर कोशिश करिए कि कैसे जो है आप उसको अपने अंदर ढाल सकते हैं और कैसे उस इंस्टीट्यूशन में आप अपनी सीखी हुई बात को वहाँ लागू कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहा। मैं विजिटर नॉमिनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी भी रहा बीएचयू में। अच्छा। और 4 साल तक सारे सिलेक्शंस में वहाँ रहा मैं। करीब 250 सिलेक्शन कमेटियों में बैठा मैं। ओह! तो ये चीज़ें। और इस समय मैं दून यूनिवर्सिटी में गवर्नर नॉमिनी हूँ अच्छा। और उनका फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी मैं हूँ। अभी वाइस चांसलर का जो सिलेक्शन दून उसमें हुआ था SGRR यूनिवर्सिटी में, उसकी सर्च कमेटी का चेयरमैन भी था। तो ये सब चीज़ें अपने आप आती रहती हैं और ये सब होते रहते हैं। जी। अभी जो बात की आपने जी। कि समाज के बारे में, मेरा देखिए, मैं सोसाइटी को थोड़ा किताबी ज्ञान से हट करके कुछ देखता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हुँ। अगर आप सोसाइटी को देखें ना, सोसाइटी जो है, हम एग्रीकल्चर सोसाइटी से शुरू हुए, हुँ। राइट। हुँ। एग्रीकल्चर सोसाइटी से अगर आप ब्रॉड वे में देखें तो हम इंडस्ट्रियल की ओर आए, हुँ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद मैं एक तीसरी बात करता हूँ हमेशा, और वो आई इंफॉर्मेशन सोसाइटी, बिल्कुल। राइट। सूचना का युग। सूचना का समाज। हुँ। और आज का युग कुछ और है। आज का युग क्या है? आज का युग, मैं जो बात कहता हूं, दिस इज कॉल्ड नॉलेज सोसाइटी, राइट। ये जो चीज आई है, अब एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात में देखिए, जब एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या हुआ है कि उसी तरह के रिलेशनशिप डेवलप हुए, उसी तरह की सोसाइटी की फॉर्म थी, उसी तरह का स्ट्रक्चर था।
और उसके बाद एकदम से इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारे यहाँ इम्पैक्ट में आया, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एकदम रिलेशन चेंज हो गए। वही गांव में काम करने वाले जो लोग थे, जब शहर में उद्योगों में आई तो उनके रिलेशन बिल्कुल बदल गए। वहां पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दूसरे तरह के रिलेशन होने लगे। और उसी सोसाइटी में आपने देखा कि गांव से माइग्रेशन बहुत तेजी से हुआ। उसी सोसाइटी में देखा कि ओल्ड एज के लोग गांव में रहने लगे और लोग यूथ और जो है सब जॉब की तलाश में जो है शहर की ओर आने लगा। तो वो स्थिति है। अब तीसरा जो आया, जो आप बात कर रही थी डिजिटल और उसकी बात कर रही हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो आई, सूचना का युग आया। सब कुछ देखिए, एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडेंट अपॉन योर इंफॉर्मेशन। ओके, सब कुछ आपका डेटा वेटा सब पड़ा हुआ है और उसमें गूगल ने एक क्रांति कर दी। गूगल में सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक तरह से करेक्ट नहीं है। सब कुछ वहां सूचनाएं हैं, लेकिन वो सूचनाएं सब कुछ सही नहीं है। यू कैन नॉट गेट ऑल दीज राइट इंफॉर्मेशन। गूगल पर सब कुछ सही सूचनाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंसी हो गई। और इसका एक असर बहुत खराब ये हुआ कि लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। जो नई जनरेशन में मैं ये देख रहा हूं कि आप सारी चीजें जो है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। जरा सा कुछ देखते हैं, तुरंत जो है आप गूगल में जाके सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब गूगल सोसाइटी में, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया है, रिलेशंस बदल गए हैं, पूरी तरह से चेंज हो गया है सिस्टम है। और जो चौथी, जो आज की सोसाइटी है, आज की सोसाइटी में ज्ञान बिक रहा है। वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग, आपको ज्ञान वाला आदमी चाहिए। आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो बेस्ट डॉक्टर है। आप हर एमबीबीएस के पास नहीं जाते। आप ज्योतिषी भी वो ढूंढते हैं जो बहुत अच्छा ज्योतिषी है। आप टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, उन लोगों को ढूंढते हैं जो बेस्ट हैं आपके उसमें, उसके लिए वो जो है उनको ढूंढते हैं। तो ये जो सोसाइटी है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस नॉलेज सोसाइटी में आपको नॉलेज को इंप्रूव करना है। आपकी अगर नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज ही बिक रहा है, आप बेस्ट आदमी सेलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट सेलेक्ट कर रहे हैं आप, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बट यू ट्राई टू सेलेक्ट जिसके पास बेस्ट कंसल्टेंट होगा उसको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज सोसाइटी है, ये इसमें बहुत ज्यादा इस समय चेंज आ रहा है ना। इस चेंज के लिए तो नॉलेज को आप क्या करेंगे? नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ये जो डिजिटल की बात की, डिजिटल इज वेरी गुड एक्चुअली। सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और उस इम्पैक्ट के कारण बहुत सारे हमारे रिलेशंस भी चेंज हो रहे हैं। अभी जो बात की आपने, वो नॉलेज सोसाइटी से, हालांकि उसका कोई लेन देन नहीं है, कि समाज में आज जो है, जो इक्वलिटी है वो बढ़ी है, नो डाउट। और हमारा जो डिस्टेंस है अर्बन और रूरल का, वो भी घटा है। और लेकिन अब एक चीज होगी थी, डोमिनेंस बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंस ऐसा चाहता है कि किसी की एडजस्टेबिलिटी कम हुई है। पहले हमारी मदर फादर ना एडजस्टेबिलिटी थी, आज एडजस्टेबिलिटी क्यों नहीं है? रीजन इज दैट कि लड़कियों को फ्रीडम भी मिली, जॉब भी मिला, और मेरा ये मानना है कि उनको जॉब चाहिए, जरूरी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स, है ना। तो उसके लिए ये बहुत, लेकिन समाज में परिवर्तन देखिए स्वाभाविक है, दैट इज नेचुरल। परिवर्तन होगा, होता रहेगा, समाज बदलते रहेंगे, समाज के रिश्ते भी चेंज होते रहेंगे। उस समाज के अनुरूप आपको उसी तरह का कोर्स डेवलप करना पड़ेगा। उसी तरह से नई ब्रांचेस सोशियोलॉजी में आने शुरू हो गई, चाहे आप सोशियोलॉजी सैनिटेशन की बात करिए, चाहे आप और बहुत सारी बात हो सकता है डिजिटल सोशियोलॉजी की बात की जाएगी, डिजिटल सोसाइटी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है उसकी बात की जाएगी। ये चीजें भी सामने आएंगी, तो ये निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, जैसे एकाकीपन बहुत बढ़ गया है, तो ये संकट तो है हम सबके सामने। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं नोटिस करता हूं, कि हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ, उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा थी। डिप्रेशन और के लिए जगह सेफ्टी ही क्यों नहीं थी? जॉइंट फैमिली थी, हम शेयर करते थे, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और सब कुछ वो है वहां निपट जाता था। अब क्या हो गया है, सेफ्टी वॉल्व खत्म हो गया। प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वॉल्व होता है ना, सेफ्टी वॉल्व नहीं है भाई। अब सेफ्टी वॉल्व क्यों नहीं है? आप इंडिपेंडेंट, आपकी जो एक अकेले रहना चाहते हैं, और अकेले रहने से दो जो प्रॉब्लम जो आ रही है सोसाइटी में, यू कैन नॉट शेयर ऑल दी प्रॉब्लम्स टू योर वाइफ, यू कैन नॉट शेयर योर ऑल दी प्रॉब्लम्स टू अदर पर्संस, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया है। अकेले हैं, आपको यहाँ वर्क प्रेशर है, तो आप अकेले ही झेल रहे हैं ना उसको, आप उसको किससे शेयर करेंगे? क्योंकि वो सोसाइटी का जो स्वरूप है वो ये हो गया है कि ट्रस्ट खत्म हो गया है। और इसकी वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जो है। और इसी वजह से जो फैमिली रिलेशंस हैं, मैरिज में रिलेशनशिप हैं, ये जो है बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। आपने कहा ना कि 1 महीने में क्या, शादी के दिन ही, दूसरे दिन ही डाइवोर्स हो रहा है। तो ये स्थितियां समाज के, लेकिन समाज में परिवर्तन होगा,
होना है। और समाज हमेशा जो है देखिए एडजस्ट करने की कोशिश करता है। हाँ। समाज में हमारा काम तो सोसाइटी को समझना है। समाज को समझिए और कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कोशिश करिए कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये विषय सोशियोलॉजी वालों का नहीं होता, ये सोशल वर्क वालों का, लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर भी अप्लाइड सोशियोलॉजी की बात हो रही है। सोशियोलॉजी के अंदर भी अब एक्शन सोशियोलॉजी की बात हो रही है। यस, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्शन सोशियोलॉजी। पढ़ने के साथ साथ एक्शन क्या है भाई। हालांकि ये सोशल वर्क वाले एज ए प्रोफेशनल बात करते हैं हम, लेकिन उसके साथ इसकी भी बात करते हैं कि भाई कैसे आप एक्शन की बात करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, क्योंकि समाज में तो परिवर्तन आने ही आना है और वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। बिल्कुल, जब इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी ले लिया है, ले लिया है, yes. तो अब क्या फिर, मतलब भविष्य तो उन नहीं, खतरों पर हमें। सबसे बड़ी चीज है कि यू आर नॉट गिविंग टाइम। कोविड में देखिए, कोविड के दौरान जो हमारी अगर आप देखेंगी, जो आपका फियर साइकोसिस ज्यादा थी। लोग कहते हैं कोविड से लोग कम मरे। आई टेल यू, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है। आप ये बताइए, गांव में मौत कम हुई, शहर में ज्यादा हुई, कारण क्या है? कभी एनालाइज करिए। ये है, फैक्ट है ये। तो भाई दूसरा, शहर में भी जो लोग हॉस्पिटल चले गए उनकी डेथ ज्यादा हुई। क्यों हुई भाई? वहां तो हॉस्पिटल था, केयर था। क्यों? उसका रीजन वाज दैट फियर साइकोसिस। मेरी बगल में बेड में कोई लेटा हुआ है और उसकी डेथ हो रही है एंड नोबडी इज कमिंग टू मी, नोबडी इज देयर टू कंसोल मी। तो उससे फियर साइकोसिस से हार्ट अटैक्स ज्यादा हुए। तो ये जो फियर साइकोसिस है, इंडिविजुअल एलिनेशन बढ़ा है, डिप्रेशन बढ़ा है, और आज जो यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग एज में आदमी बहुत जल्दी, टॉलरेशन नहीं है, खत्म हो गया है। तो वैल्यूज जो मैं आज हमेशा कहता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट in life also, in behavior also, in action also। तो पॉजिटिविटी करेंगे तो पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी, उससे आप खुश रहेंगे। नेगेटिविटी करोगे तो वो भी वापस आएगी। कई बार मैं कहता हूँ, व्हाट यू आर गिविंग टू दिस सेम थिंग विल कम बैक टू यू। दैट इज ए फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका नोट ये है कि पॉजिटिविटी भी फिक्स्ड डिपॉजिट है, नेगेटिविटी भी फिक्स्ड डिपॉजिट है, लेकिन नेगेटिविटी आपको वापस आती है विद इंटरेस्ट, पॉजिटिविटी विद इंटरेस्ट आती है। तो भैया ऐसी चीज करो जिससे कि पॉजिटिविटी के साथ विद इंटरेस्ट चीज आए और हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकें, सोसाइटी के साथ रह सकें। जी सर, ऐसे समय में फिर विश्वविद्यालयों के इन विभागों का क्या क्या दायित्व बढ़ जाता है? इस तरह की संगोष्ठियां, सेमिनार, क्या उसमें कितना ये सेंसिटाइज करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, समझते हैं लोग जाने तो सही कि भाई क्या है, कैसे लोगों ने काम किया। मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों में ही अगर इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो कुछ तो करेंगे लोग। सबसे उम्मीद नहीं कर सकते आप। यूनिवर्सिटीज में भी सब लोग नहीं पढ़ाते, सुन लीजिए आप, यूनिवर्सिटीज में सब लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन मेजोरिटी काम करती है और उसी वजह से संस्थाएं चलती हैं। तो इस तरह की गोष्ठियों में एक तरह से सेंसिटाइजेशन होता है, उस विषय पर चिंतन मनन किया जाता है ना। अब आप भी देखिए, वो बेस्ट का कल्चर आ गया ना, फादर्स डे मनाओगे। अरे भाई, हमें जरूरत नहीं है फादर्स डे, मदर्स डे मनाने की, लेकिन वहाँ कंसेप्ट था। क्योंकि रीजन इज दैट कि बच्चे 18 साल के बाद लड़के लड़कियां चले जाते हैं, उनका एक नहीं, वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बेस्ट का कंसेप्ट आ रहा है। हालांकि यहाँ भी अब ओल्ड एज होम में जा रहे हैं मदर्स फादर्स, तो उसका देखिए ओल्ड एज में डालने के पीछे रीजन ये है कि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जॉब वहां नहीं है तो उसे बाहर चला जाता है। और एक चीज आप ये भी देखिए, घर में सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, एक जो सबसे बड़ी चीज मैं जो इस समय महसूस खुद करता हूँ, मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ तो मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुक पाता मैं वहाँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी नहीं हुआ। उस शहर में मेरी रिलेशंस नहीं है। जहां मैं जिस शहर में हूँ, जिस जगह मैंने 50 साल काम किया है, पीपल मेरे वहाँ रिलेशंस हैं, तो हम रिलेशंस को के साथ जुड़ना रहना चाहते हैं, आइसोलेशन में नहीं चाहते। तो कई बार हम कहते थे कि अरे हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं रहते थे, तो अब मुझे समझ में आता है कि इसलिए नहीं रहते थे कि उनका परिवेश था, उनके रिलेशंस थे, वहाँ कंफर्ट फील करते थे, और वो बहुत जरूरी है सोसाइटी में, है ना। खाना पीने से सबसे ज्यादा जरूरी वो चीजें हैं कि आप कोई आपको सुनने वाला होना चाहिए, किसी से आप बात कर सकते हैं। रिलेशंस की इम्पोर्टेंस इस चीज में है। बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छी बातें सर आपने बताई, और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार बने रहेंगे हलवा हल्द्वानी के साथ में। थैंक यू वेरी मच जी, प्लेजर टू टॉक टू यू। आप बहुत अच्छा बोलती भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया सर।